नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बसंत की मादक हवा हस्तिनापुर में फैल चुकी थी। कोहरा छंट चुका था, सर्दियां बीत चुकी थी। भंवरे उड़ रहे थे, फूल खिल रहे थे, दिल आपस में मिल रहे थे और सभा में बैठे धृतराष्ट्र प्रसन्न दिख रहे थे। संजय का भी लगभग यही हाल था। धृतराष्ट्र ने संजय का औचक मुआयना किया। जम्बूद्वीप से कुछ नई खबर है क्या? संजय ने चहकते हुए कहा। खबर बड़ी अच्छी है महाराज। डंकापति ने अपने नाम का पत्थर खुदवा दिया है। एक शहर हुआ अहमदाबाद, जहां के पुराने निवासी हैं डंकापति। वहां एक खेल का मैदान हुआ सरदार पटेल मोटेरा, जिसका नाम बदलकर अब डंकापति के नाम पर कर दिया गया है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। धृतराष्ट्र के चेहरे पर अरसे के बाद मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, यह हुई न राजो रजवाड़ों वाली बात। वो राजा ही क्या जिसके नाम गली कूचों में न दर्ज हों। जीते जी यह काम करके डंकापति ने एक नायाब कीर्तिमान स्थापित किया है। डंकापति की प्रशंसा में हमारी तरफ से एक खुशामदी का संदेश भिजवाया जाए। संजय ने सहमति में हुंकारी भरी, लेकिन आवाज थोड़ा दबी दबी सी निकली। धृतराष्ट्र इसे भांप गए। उन्होंने पूछा, संजय क्या कोई दिक्कत है? इतना सकुचाए हुए क्यों हो? संजय के पास स्थिति को बयान करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा, महाराज क्या बताएं, डंकापति के इस शानदार फैसले का भी कुछ लिब्रांडू टाइप लोग विरोध कर रहे हैं। धृतराष्ट्र को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने तल्ख लहजे में पूछा, लिब्रांडुओं को दिक्कत क्या हो रही है? संजय ने बताना शुरू किया, महाराज मुख्य तौर पर दो तरह की गलतियां सामने आ रही हैं। एक तो इस मैदान का नाम पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था, जिसे बदलकर अब डंकापति ने अपने नाम करवा लिया है। यह सीधे सीधे सरदार पटेल का अपमान जैसा दिखता है। दूसरी गड़बड़ी ये गिनाई जा रही है कि डंकापति ने सालों साल से चली आ रही कांग्रेसी परंपरा को ही आगे बढ़ा दिया है। अपने परिवार के नाम पर तमाम जगहों के नाम रख देने की कांग्रेसी परंपरा। बल्कि डंकापति तो इस मामले में एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने अपने जीते जी ही मैदान को अपना नाम दे दिया है। धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद बोले, जहां तक परंपरा का सवाल है तो डंकापति की यह बात मुझे बहुत पसंद आई कि उन्होंने स्थापित परंपरा को ही आगे बढ़ाया है। इसलिए भी मैं चाहता हूं कि उन्हें बधाई का संदेश जरूर भिजवाया जाए और राज्य में उत्सव मनाया जाए। लेकिन यह सरदार पटेल के अपमान वाली बात थोड़ी जायज लगती है। धृतराष्ट्र संजय से मुखातिब होकर बोले, क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कर स्वर्ग से सीधे संपर्क साध सकते हो? मैं चाहता हूं कि डंकापति के इस फैसले पर सीधे सरदार पटेल की राय ही जान ली जाए। संजय बोले, महाराज अभी 5G चालू नहीं हुआ है। 4G के जरिए संपर्क करने में थोड़ी दिक्कत होती है। सिग्नल बीच बीच में कट जाते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। यह कहकर संजय ध्यानमग्न हो गए। संजय के माथे से चिंगारियां फूट रही थी। स्वर्ग से संपर्क साधने में दिक्कतें हो रही थी। थोड़ी देर बाद वापस लौटे तो धृतराष्ट्र ने बेसब्री से पूछा, क्या कहा सरदार जी ने? संजय ने बताना शुरू किया, महाराज सरदार पटेल पूरी तरह से बेफिक्र हैं। उन्होंने कहा कि इसमें अपमान जैसा कुछ है ही नहीं। कल मेरा नाम था, आज डंकापति का है और कल कोई और डंकापति का नाम हटा देगा। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। संजय ने हिपोक्रेसी की ओर इशारा किया तो सरदार ने कहा, अपने जीते जी मैंने इनके गुरु गोलवलकर और सावरकर की इससे बड़ी बड़ी हिपोक्रेसी देखी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यहां धृतराष्ट्र ने संजय को टोका, क्या उन्होंने कोई अंतिम इच्छा प्रकट की? संजय ने कहा, जी महाराज, सरदार साहब ने कहा कि डंकापति मेरे नाम की चाहे सारी इमारतें, स्कूल, अस्पताल अपने नाम करवा लें, लेकिन एक जगह पर मेरा नाम बस छोड़ दें। बस एक जगह पर, मेरे समाधि स्थल पर मेरा ही नाम रहने दें। कहीं ऐसा ना हो कि डंकापति वहां भी अपना नाम खुदवा लें। बस मेरी यही चिंता और यही इच्छा है। धृतराष्ट्र को बहुत संतोष मिला। पहली बार वो सभा से खुश होकर निकले और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। बीते हफ्ते भारत सरकार ने सोशल मीडिया, OTT एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के साथ ही डिजिटल न्यूज़ मीडिया के लिए एक नई नियमावली यानी रेगुलेटरी गाइडलाइंस का ऐलान किया। इसके साथ ही डिजिटल न्यूज़ पर नियंत्रण के सरकार के छिपे हुए नाखून और दांत भी उजागर हो गए। और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए
All media platforms must have the same justice system. और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। मैं एक एक कर उन गड़बड़ियों का जिक्र करूंगा ताकि आप समझ सकें कि सरकार आजाद न्यूज मीडिया क्यों नहीं चाहती और उस पर काबू करने के लिए उसकी क्या क्या योजनाएं हैं। बतौर जागरूक नागरिक यह जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। सरकार की पहली गड़बड़ी यह है कि उसने सोशल मीडिया और ओटीटी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के नियंत्रण के लिए जो गाइडलाइंस तैयार की है उसी के तहत डिजिटल न्यूज़ मीडिया को भी डाल दिया है। यह सरासर अनैतिक और अतार्किक है। सोशल मीडिया और ओटीटी मनोरंजन के प्लेटफॉर्म की नियमावली के तहत अगर आप न्यूज़ को भी नियंत्रित करने लगेंगे तो मीडिया की आज़ादी सिर्फ सपना बनकर रह जाएगी। यह मीडिया की आज़ादी पर सीधा हमला भी है। नए रूल्स और रेगुलेशन के तहत अब डिजिटल न्यूज़ मीडिया आईटी एक्ट के दायरे में होगी। यह एक अलग किचकिच है। आईटी एक्ट 2000 का निर्माण मौजूदा तकनीक और साइबर क्रांति वाले दौर में इससे पैदा हुए खतरों से निपटने के लिए हुआ था। इसका मूल मकसद है डिजिटल तकनीक और साइबर जगत से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण और उसकी सजा तय करना। जबकि इस देश में मीडिया की स्वतंत्रता का निर्धारण 1954 के पहले प्रेस कमीशन के सुझावों के आधार पर तय होता है। इसके तहत बनी प्रेस काउंसिल एक्ट 1966 अखबारों की गाइडलाइन तय करती है। फिलहाल प्रेस काउंसिल 1989 के तहत प्रिंट मीडिया की आज़ादी को परिभाषित करता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नियमन के लिए केबल ऑपरेटर एक्ट है, जिसके स्वनियमन के लिए एनबीए है, जो एनबीएसए के जरिए खबरों का स्वनियमन करता है। इसके प्रावधान भी प्रेस कमीशन के प्रावधानों से ही तय होते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया को सरकार ने उस कानून के दायरे में डाल दिया है जो डिजिटल और साइबर क्रांति से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करने के लिए बनी है। सरकार की बदनीयती के कुछ और पहलू लगे हाथ समझ लीजिए। सरकार ने शिकायत निवारण के लिए जो व्यवस्था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के लिए बनाई है, वही व्यवस्था डिजिटल न्यूज़ के लिए भी अब होगी। यह डिजिटल मीडिया की निगरानी के लिए मोरल पुलिसिंग के हालात पैदा करने वाली बात है। और इन सब के ऊपर सरकार अपने बाबुओं की एक शीर्ष संस्था भी बनाएगी जो बिग बॉस की तरह सबसे ऊपर बैठकर डिजिटल न्यूज़ की निगरानी करेगी। यह संस्था एक गाइडलाइन तय करेगी और इसके पास स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो कार्रवाई करने की ताकत भी होगी। यह अकेला प्रावधान मीडिया की आज़ादी की हत्या करने के लिए पर्याप्त है। यह तो हुई खतरों की बात। कुछ और बातें भी समझ लीजिए जो कि इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत या कहें कि खामी है। बिना किसी से राय मशविरा किए यह खुद को ही समझदारी का एकमात्र सार्वभौम सत्ता मानती है। आपने देखा किस तरह से किसानों से बिना राय मशविरा किए संसद में बिना बहस किए 3 कृषि कानून बना दिए गए। किसान आज सड़कों पर हैं। नागरिकता का कानून मनमाने तरीके से बदल दिया गया बिना किसी से सलाह मशविरा किए। एक बड़ी आबादी साल भर पहले तक सड़कों पर थी। नोटबंदी लागू कर दी गई बिना सलाह मशविरा किए। इसके लाभ गिनवाने में प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्रियों तक को पसीना आ जाता है। अब सरकार डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने की एक नई नियमावली ले आई है बिना डिजिटल मीडिया के किसी हिस्से से सलाह मशविरा किए। ये नियमावली कतई स्वीकार नहीं। यह न्यूज़ की आज़ादी का गला घोटने की नीयत से बनाई गई है। सरकारें कभी भी मीडिया की आज़ादी को महत्व नहीं देती हैं, उसका गला घोटने की कोशिश करती रहती हैं। ऐसे में न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे मीडिया संस्थान ही सरकार की इस बदनीयती को उजागर कर सकते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। बहुत सारी गरिष्ठ बातों के बाद अब थोड़ा खबरिया चैनलों की दुनिया की सैर कर ली जाए। वहाँ हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी अज्ञान का उजाला पूरी चमक के साथ रोशनी फेंक रहा था। बंगाल के चुनाव होने हैं और आप सबको पता होगा कि भाजपा ने वहाँ कितना कुछ झोंक रखा है। राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन सुधीर चौधरी का यह वाला ज्ञान अगर आप देखेंगे तो अज्ञानता पर आपका भरोसा थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। अमित जी, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में आते हैं तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में आ गए हैं। यहाँ ना भारत का संविधान चलता है, ना यहाँ भारत के कानून है, ना सीबीआई आ सकती है, ना ईडी आ सकती है। आप जब यहाँ पर आते हैं आपको भी क्या ऐसा ही महसूस होता है कि आप एक और किसी दूसरे देश में या ऐसे प्रदेश में आ गए हैं? सुधीर के अतीत के अनुभव और ताज़ा ज्ञान का लब्बुलवाब यह है कि जहाँ भाजपा का शासन नहीं है या जहाँ पर मुसलमान हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। यह फ्लैशबैक देखिए। कुल मिलाकर निजामुद्दीन इस मामले में भारत का लाहौर साबित हो रहा है और ये इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अच्छा संकेत
बिल्कुल नहीं है। हमें जी बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में आते हैं तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में आ गए, और वहां पहुंचकर ऐसा लग रहा था जैसे हमें प्रदर्शन स्थल तक जाने के लिए अपने ही देश में शायद कोई खास वीजा लेना पड़ेगा, कोई खास पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। कुतर्की आदमी के पास चाटुकारिता के लिए ढंग के 4 शब्द भी नहीं होते। बीते हफ्ते पेट्रोल की कीमत, डिजिटल मीडिया की गाइडलाइन, कोरोना की वैक्सीन की नई गाइडलाइन, किसानों का आंदोलन, यानी अनगिनत खबरें थी जिनका लेना देना जनहित से था, पत्रकारिता से था। लेकिन जी न्यूज़ का एक शो है ताल ठोंक के। इसके पिछले एक हफ्ते के कार्यक्रमों का अगर आप मुआयना करेंगे तो आप पाएंगे कि दंगा, सांप्रदायिकता, मुसलमान, पाकिस्तान, इनके कुछ गिने हुए कीवर्ड हैं। वर मरे चाहे कन्या, इनको 11 रुपया दक्षिणा से मतलब है। और अगर आपने कंगारू कोर्ट नहीं देखी, वह कोर्ट जहां चट मंगनी और पट ब्याह की तर्ज पर न्याय बांट दिया जाता है, अपराधी कोई हो न हो उसे सजा सुना दी जाती है, तो फिर दीपक चौरसिया का न्यूज नेशन पर सजने वाला यह कंगारू कोर्ट देख लीजिए। लोगों ने आरोप लगाया कि इन दंगों की आग आपने लगाई। आज 1 साल बाद दिल पर हाथ रख के कहिएगा कि इन दंगों की आग क्या आपने लगाई थी। यानी दिल पर हाथ रख लीजिए तो आपको निर्दोष होने का सर्टिफिकेट चौरसिया जी हाथों हाथ दे देंगे। और इन सब के बीच अगर आपको एक बेहद सार्थक, विचारोत्तेजक, ज्ञानवर्धक या फिर ब्लड प्रेशर वर्धक बहस देखनी हो तो रूबिका लियाकत का ये वाला शो देख लीजिए। हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ। मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं जहाँ कच्चा चबा दिया जाता था। भगवान राम ही बचाए मुझे आपसे। आप कच्चा चबा जाती है। नहीं, आप ये बताओ, ये किसको बुलाती हैं रूबिका जी? मुझे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करवाना पड़ता है, आपको करवाना पड़ता है। अब आप बात कीजिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े नहीं, रूबिका जी प्लीज, रुकिए एक सेकंड, रूबिका जी जस्ट रूबिका जी, मुझे ये बताइए बड़ा मुद्दा क्या है? रूबिका जी, मैं एबीपी न्यूज को कंप्लेंट करता हूं। संबित सुप्रिया की तूतू मैमे में रूबिका लियाकत क्या कर रही थी? वो फुटबॉल बन गई थी। यह एक किस्म का पोएटिक जस्टिस भी है। रूबिका जैसे एंकराओं ने ही टीवी का यह विषैला माहौल तैयार किया है। अब यह उनके काबू से बाहर हो चुका है। इधर कुछ दिनों से, खासकर 25 फरवरी को, मोदी रोजगार दो नाम से हैशटैग भारत के साथ पूरी दुनिया में ट्रेंड करता रहा। ये वो युवा हैं जिन्होंने मोदी जी को 2-2 बार बड़ी हसरतों से वोट देकर जिताया है। नौजवान है, बेरोजगार है, लेकिन हमें चाहिए वैसा नौजवान मिलता नहीं है। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट, यह हमारा मिशन है। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए तब वादा 2 करोड़ सालाना नौकरियों को देने का था। लेकिन सत्ता में आते ही मोदी जी को इन नौकरियों को न देने की राह में सबसे बड़ी बाधा दिखी कि इस देश के युवा तो अकुशल थे। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। 5 साल बीत गए, युवाओं को नौकरियां नहीं मिली। मई 2019 में मोदी जी दोबारा से जीत गए। इस बार युवाओं का स्किल तो उन्होंने डेवलप कर दिया था, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में ही खामी नजर आ गई। पकौड़ा से लेकर तमाम तरह के रोजगार की बात प्रधानमंत्री इन दिनों अलग अलग मौकों पर बताते रहे, लेकिन युवाओं में एक अदद नौकरी की तड़प बढ़ती जा रही है। वो अब मोदी जी के खिलाफ हैशटैग चलाने लगे हैं। मोदी रोजगार दो ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक ट्रेंड करता रहा। करीब 25 लाख ट्वीट इस हैशटैग के जरिए किए गए। इसकी ताज़ा वजह बना है SSC CGL 2019 का Tier 2 का रिजल्ट। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका काम होता है सरकारी विभागों के लिए भर्ती करना। हुआ ये कि CGL के Tier 2 की परीक्षा 3 हिस्सों में 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को हुई थी। रिजल्ट आया तो अभ्यर्थियों ने पाया कि 18 नवंबर का पेपर आसान था और इसमें छात्रों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, जबकि 15 और 16 नवंबर वाला पत्र कठिन था। जाहिर है एक ही परीक्षा में अलग अलग छात्रों के साथ अलग अलग व्यवहार हुआ। इस घाव पर SSC ने यह कहकर नमक छिड़क दिया कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 15 और 16 नवंबर की तारीख में एग्ज़ाम देने वालों के 60 से 70 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, जबकि 18 नवंबर को एग्ज़ाम देने वालों के इतने ही नंबर घटा दिए जाएंगे। यानी SSC का ये हाल है कि वो एक ही परीक्षा 3 दिन में कराती है। इसके एक्सपर्ट्स 3 पेपर्स का स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं रख पाते, लेकिन SSC इसी आधार पर 19 फरवरी को रिजल्ट जारी कर देती है। छात्रों के इतने बड़े कैंपेन के बावजूद SSC की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है।
यह स्थिति है एसएससी की, जिससे युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरियों की उम्मीद रहती है। राज्यों के भर्ती आयोगों की हाल और भी खराब है। 5-5 साल में एक एक पद की नियुक्ति नहीं हो पाती। किसी दिन उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की ध्वस्त हो चुकी प्रक्रिया पर भी बात की जाएगी। फिलहाल वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन thousands of the migrants workers in different groups walking। चूंकि हमने इस हफ्ते युवाओं की बात की, नौकरियों की बात की, इसी का एक पहलू है विदेश में जाकर पढ़ाई करने वाले युवाओं की। कोरोना संकट और विश्वव्यापी लॉकडाउन के बाद विदेश में जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को कुछ अलग किस्म की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। उन्हीं समस्याओं की पड़ताल करती है बीबीसी हिंदी की यह रिपोर्ट। कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि कैसे पूर्वी लंदन का एक फूड बैंक हर हफ्ते विदेश से आए 1700 से ज्यादा छात्रों को खाना खिला रहा है, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स इंडिया से आए हैं। अब बीबीसी को पता चला है कि यूनिवर्सिटीज इन विदेशी छात्रों को धमका रही है। उन्हें कह रही है कि या तो फीस अदा करे वरना उनको कोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। तो कंटिन्यूसली मेल्स करते गए यूनी को कि मुझे एटलीस्ट इंस्टॉलमेंट दो या तो फिर डिस्काउंट दे दो, स्कॉलरशिप दे दो एटलीस्ट। नहीं, ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, पूरा फी पे करना पड़ेगा 9000, हम कुछ नहीं सुनेंगे। नवंबर के बीच में उन्होंने मेरा ऑनलाइन स्टडी बंद कर दिया यूनिवर्सिटी वालों ने कि आपने पेमेंट नहीं किया है। तो 18 दिसंबर को मुझे कोविड पॉजिटिव भी हुआ था। उस टाइम उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया, बहुत टेंशन में था, तो फिर कहीं से कुछ पेन से बोरो करके उस टाइम फिर पेमेंट किया। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। तब तक यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।